गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज बात करते हैं लेसन नंबर 42 की। 42वां लेसन आज हम करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है राग के वादी स्वर, संवादी स्वर और अनुवादी स्वर क्या होते हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे संगीत में रागधारी संगीत को गाया जाता है और संगीत में जो राग होते हैं, हर राग को एक आप समझ लीजिए कि एक देश है। उस राग में क्या है, स्वर होते हैं, बहुत से स्वर होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राग क्या है। आप मान लीजिए कि राग एक स्टेट का नाम है, एक कंट्री का नाम है, और उस कंट्री में जो एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उसके बाद प्रजा है। तो इस तरह से पूरा देश चलता है। ठीक है, तो राग रूपी देश में राग एक स्टेट है। ठीक है, राग एक स्टेट है और उस स्टेट का जो किंग है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो राजा है, वो क्या है, वादी स्वर है। अब आप समझ गए होंगे कि वादी स्वर कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी सबसे ज्यादा चलती है राग में। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्वर है, यानी जो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो क्या है, संवादी स्वर है। और उसके बाद जितने भी स्वर बच जाते हैं बाकी, वो क्या है, अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर माने प्रजा। तो राजा, मंत्री और प्रजा, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। और हमारे शास्त्रों में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है ठीक इसी प्रकार से, क्या कि वादी स्वर को राजा कहा गया है, संवादी स्वर को मंत्री की भूमिका में रखा गया है और अनुवादी स्वर को प्रजा की भूमिका में रखा गया है। तो राग में जितने भी स्वर यूज किए जाते हैं, चाहे वो ऑडव जाति के अनुसार 5 हों, शाडव के अनुसार 6 हों या संपूर्ण के अनुसार 7 हों, तो उन स्वरों को जब राग में रखा जाता है और उन स्वरों में से जिस स्वर का राग में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या मैं कहूं कि जो स्वर राग में बिल्कुल हावी रहता है, या जिस स्वर का राग में सबसे ज्यादा महत्व रहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर इन राग इज कॉल्ड वादी स्वर। तो वादी स्वर क्या स्वर हो गया, जो स्वर जो है राग में सबसे ज्यादा यूज होता है। वादी स्वर के लिए एक डेफिनेशन दी गई है हमारे शास्त्रों में, वदती इति वादी। जो सबसे ज्यादा बजता रहता है, सुनाई देता रहता है, वो वादी स्वर है। तो वादी स्वर को आप समझ लीजिए, राग रूपी देश में राज करने वाला प्राइम मिनिस्टर है। अब आप समझ गए होंगे कितनी वैल्यू है वादी स्वर की। तो वादी स्वर के ठीक एकदम बाद राग में जो स्वर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वादी स्वर के बाद, उसे कहा जाता है संवादी स्वर। संवाद, यहां एक शब्द आ रहा है संवाद। संवाद मतलब बातचीत करना। तो कौन बातचीत कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, आइए इस पे बात कर लेते हैं। वादी स्वर, जाहिर सी बात है कि राजा है, राजा की भूमिका में रहता है। तो राजा हमेशा बात करेगा, तो किससे बात करेगा, मंत्री से बात करेगा। मंत्री को ही ऑर्डर पास करेगा कि ये हुक्म है, इस हुक्म की तामील की जाए, है ना। ऐसे इस तरह के ऑर्डर देते हैं राजा लोग। तो वादी स्वर अपने हुक्म की तामील किससे करवाएगा, संवादी स्वर से। तो संवादी स्वर को बात करेगा, बार बार संवादी स्वर से बात करेगा। जैसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा प्लेज में, मंत्री जी हमारे राज्य का हमें समाचार सुनाया जाए, है ना। तो इसी तरह से वादी स्वर अक्सर बातचीत के लिए हम हर वक्त किसको बुलाएगा, संवादी स्वर को। इसीलिए वादी और संवादी स्वर एक दूसरे के पूरक होते हैं, आपस में एक संवाद क्रिएट करते हैं। संवाद मतलब डायलॉग, बातचीत करते रहते हैं राग में। राग की परंपरा के दौरान वादी संवादी आपस में बातचीत करते हैं। तो ये है इसकी भूमिका वादी संवादी की राग में। आइए अब समझते हैं अनुवादी स्वर क्या है। तो राग में वादी और संवादी स्वर के अलावा जो बाकी स्वर बच जाते हैं शेष, उनको क्या कहा जाता है, अनुवादी स्वर। आइए अब इनको इंग्लिश में भी जान लेते हैं क्या है। वादी स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है सोनेंट नोट, SONANT, सोनेंट नोट। और संवादी स्वर को कहा जाता है कॉन्सोनेंट नोट। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है संवाद। और उसके बाद आता है हमारा कॉन्सोनेंट नोट के बाद अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर मतलब जो फॉलो करते हैं वादी और संवादी स्वरों को राग में, उनको कहा जाता है अनुवादी स्वर। तो या मैं कहूं कि वादी और संवादी स्वर के अलावा जो स्वर राग में बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनुवादी स्वर। और अनुवादी स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है फॉलोइंग नोट्स, क्योंकि उनको फॉलो करना है किसको, राजा ने जो डायरेक्शन दी मंत्री को और मंत्री ने जो डायरेक्शन आगे दे दी अपने प्रजा को। तो प्रजा क्या है, अनुवादी स्वर, उनको फॉलो करना है राग के उन इंस्ट्रक्शंस को। तो दिस इज कॉल्ड वादी संवादी एंड अनुवादी स्वर। तो सोनेंट नोट, कॉन्सोनेंट नोट, या हम कहें फॉलोइंग नोट, तो ये होते हैं वादी संवादी और अनुवादी स्वर। यहां पे मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, की जो वादी स्वर होता है उसको प्राचीन समय के संगीत ग्रंथों में हमारे विद्वान जो है कुछ इस तरह से भी कहते थे, या प्राचीन समय की संगीत पद्धति में वादी स्वर को जो है जीव स्वर भी कहा जाता था या प्रधान स्वर भी कहा जाता था।
ठीक है। तो जीव स्वर कह लीजिए, प्रधान स्वर कह लीजिए, या कई लोग इसको अंश स्वर भी कहते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्वर होता था। अंश स्वर, जीव स्वर, प्रधान स्वर या वादी स्वर, सब एक ही बात है। तो ये वादी स्वर के कुछ नाम थे। तो वादी स्वर मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर इन राग, और संवादी स्वर मीन्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर इन राग, और अनुवादी स्वर मीन्स जो वादी और संवादी के अलावा बाकी स्वर बच जाते हैं वो अनुवादी स्वर कहलाते हैं। आइए अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राग भैरव में ले रहा हूं, राग भैरव में रे और ध कोमल होते हैं, और एक सप्तक के अंतर्गत यदि हम देखें तो 7 के 7 स्वर यूज किए जाते हैं उसमें। आरोह में भी सारे गमा पा धा नि सा, और अवरोह में भी सारे गमा पा धा नि सा यूज किए जाते हैं राग भैरव में। तो संपूर्ण जाति का ये राग है। अब देखिए इसमें वादी, संवादी और अनुवादी स्वर कहाँ हैं, कैसे हैं। राग भैरव में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्वर माना जाता है वो है कोमल धैवत, क्योंकि वो वादी है। और संवादी स्वर कौन सा है उसके साथ में, कोमल रे। तो कोमल ध वादी हो गया और कोमल रे संवादी हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन से स्वर बच गए राग भैरव में, आइए उस पर बात करते हैं। ध और रे को हम निकाल देते हैं, पूरे सप्तक में से रे और ध को निकाल दें तो क्या क्या बचेगा। देखिए सा, रे निकल चुका है, ग, सा के बाद सा, ग, म, प, नी। तो सा ग म प नी, सा ग म प नी, सा ग म प नी। ये 5 स्वर जो राग में वादी और संवादी के अलावा बच जाते हैं, इन्हीं को अनुवादी स्वर कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैप्पी म्यूजिकल डे।